हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो थे डिस्कस किए थे। अब हमने उन टॉपिक्स को खत्म कर लिया है, तो अब हम चल रहे हैं हमारी असाइनमेंट की तरफ, जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज इस असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड। असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। तो जिसने प्रिंट आउट नहीं निकाला है असाइनमेंट का, वो आज क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग यहीं पे कर लेंगे और बाद में जब आपके पास असाइनमेंट का प्रिंट आ जाएगा तो आप उसमें फर्दर कॉपी कर लेना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू के साथ, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब आपने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, कहते हैं क्या एक्सेलरेटेड मोशन में उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी? ये सही है। उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, ये भी सही है। इट गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये जरूरी नहीं है। और अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, ये भी सही है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। सेकंड क्वेश्चन कहता है देयर विल बी अ चेंज इन द स्पीड, मतलब बॉडी की स्पीड में चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होगा व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन। क्या मतलब किस चीज की वजह से एक बॉडी की स्पीड और या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है? यूनिफॉर्म फोर्स नहीं, जीरो फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर आपको ध्यान होगा, आपने हर केस में क्या पढ़ा है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नल जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब दो फोर्सेस भी हैं, एक्ट कर रहे हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है। कहते हैं कंसिडरिंग नेग्लेजिबल फ्रिक्शन, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? ये रहा हमारा डायग्राम। अगर आप देखें तो वो एक्ट भी कर रहा है। हाँ जी, सर हाँ जी, कितना हो 3 जाएगा? न्यूटन लेफ्ट। वेरी गुड, 3 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। कहता है अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल व्हिच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर रिकवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। बॉल किस लिए स्लो डाउन हो गई और रुक गई? बैट्समैन ने उसको जोर से नहीं मारा था। Velocity is proportional to force exerted on the ball. There is a force rolling friction on the ball opposing the motion. तो बेटा आंसर इज फ्रिक्शन। चलते हुए ऑब्जेक्ट को अगर कोई रोक सकता है तो बेटा वो कौन है? फ्रिक्शन है, राइट। देन हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की। कहते हैं the inertia of an object tends to cause the object क्या? Increase, Resist any change. decrease its speed, to resist any change in the state of motion, to de-accelerate due to friction. तो बेटा आंसर इज to resist the change of state of motion. वेरी गुड। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है एक वाटर टैंकर फिल है 2/3 लेवल तक अपनी हाइट के एंड इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर सडनली एप्लीकेशन होता है ब्रेक का तो वाटर इन द टैंक बेटा वो पीछे की तरफ जाएगा, वो अनअफेक्टेड है, वो आगे की तरफ जाएगा कि वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा? एकदम से ब्रेक लगी है
सर आगे So कुछ move backward. मूव Backward. नो बेटा, चलते हुए में ब्रेक लगी है। जब कार चलती है और ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ नहीं जाते, हम Forward. बेटा कहाँ जाते हैं? फॉरवर्ड जाते हैं। वेरी गुड, आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है टाइप ऑफ इनर्शिया दैट टेंड्स टू रेजिस्ट द चेंज इन द केस ऑफ एन एथलीट ऑफन जंप्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। वो कौन सा होता है कौन सा इनर्शिया होता है जो एथलीट लंबी जंप मारने से पहले एक छोटी सी जंप बेटा मारने की कोशिश करता है? तो वो कौन सा इनर्शिया होता है बेटा? मोशन में आने का, इनर्शिया ऑफ मोशन। कहता है इनर्शिया इज अ मेजर किस चीज का? मास का। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया जो है वो भी क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। ठीक है। कहते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी एक बॉल की चेंज हुई है। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स, ये बेटा एक बार हो गया। अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स, बेटा ये दो बार हो गया है ना। टू द गोल, द गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल एंड किक्स इट टू अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो बेटा टोटल कितनी किक्स आ गई हमारे पास? तीन। तो बेटा 3 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। कहते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन फोर्स की कौन सा लॉ जो है वो बताता है? तो मतलब सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा लॉ बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे तो हमें पता ही नहीं लगता कि फोर्स निकालना भी है कि नहीं निकालना। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा हमेशा, ठीक है, मास इनटू हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बात करता है। बेटा सी कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। यस, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, हमें क्वालिटेटिव बताना है ना। तो हमें यहाँ पे कौन सा बता रहा है? वो क्वांटिटेटिव बता रहा है, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट जो है हमको बताना है फोर्स का। क्वांटिटेटिव बताना होता तो बेटा हमारे पास कौन सा लॉ लग जाता? दैट इज सेकंड लॉ। क्योंकि सेकंड लॉ हमको क्या बताता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हमको क्वालिटेटिव, किस क्वालिटी का फोर्स जो है वो किसी बॉडी के ऊपर जो है वो लगता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो कौन सी ऐसी चीज है बेटा जो हमें क्या बताती है बेटा? क्वालिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स। कौन बताएगा भाई? तो वो हमारे पास कौन सा आता है बेटा? फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि किस क्वालिटी का फोर्स लग रहा है। क्या ये फोर्स बेटा ऑब्जेक्ट को रोक रहा है? क्या ये फोर्स ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहा है, उसकी मोशन को? क्या ये फोर्स ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन चेंज कर रहा है? तो बेटा इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। अगर यहां पर बेटा क्वेश्चन होता क्वांटिटेटिव वैल्यू, मतलब कितना क्वांटिटी का फोर्स एक्ट करता है, तो बेटा हमारा आंसर जो है वो क्या होता? सी ऑप्शन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पर यहां पर हमारा जो आंसर है वो क्या होगा बेटा? ए। ठीक है। देन बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर थर्ड लॉ का कैसे आ सकता है? बेटा थर्ड लॉ का आएगा डायरेक्शन, दो ऑपोजिट बॉडीज के ऊपर, एक्शन एंड रिएक्शन। कम से कम वहां पे वो दो अलग अलग बॉडीज के बारे में बात करेंगे, तो हम निकालेंगे बेटा थर्ड लॉ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो बेटा अभी हमने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। देन 11th क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मूला फोर्स का क्या है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की, जो एक छोटा सा हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा, 2 kg है, ठीक है। इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स। तो बेटा हमारे पास एक वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर्स पर सेकेंड on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with same velocity. मतलब u की वैल्यू बेटा कितनी है v, मतलब हमको वेलोसिटी जो है उसकी सेम रखनी है, तो बेटा हमें कितना फोर्स चाहिए होगा। तो बेटा अगर उसकी वेलोसिटी सेम है तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू v माइनस u अपॉन t। मास कितना दे रखा है बेटा 2 kg, v माइनस u की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 0। तो बेटा सारा कुछ कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0 फोर्स, क्योंकि बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी नो फोर्स इज नीडेड। क्वेश्चन नंबर 13, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। तो बेटा हैमर का मास कितना हो गया 500 ग्राम, तो कितना आ गया बेटा 1/2 kg। इज मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 50 मीटर्स पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने हैमर को स्टॉप कर दिया इन वेरी शॉर्ट टाइम। टाइम कितना हो गया 0.01 सेकेंड। द फोर्स, तो बेटा फोर्स कितना आ जाएगा, मास v माइनस यू अपॉन टी। मास कितना आ गया हाफ, 0, u कितना हो गया बेटा 50 अपॉन 0.01। तो फोर्स बेटा कितना आ जाएगा -50 अपॉन 2 इंटू 0.01। डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितना आ गया बेटा 100, नीचे कितना आ गया 2 एंड 1, तो बेटा ये 25। तो आंसर कितना आ रहा है 2500 न्यूटन। वैसे आंसर नेगेटिव में आएगा, पर उन्होंने नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रखी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव दे रखी है। मैं अगर होता तो मैं किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे 2500 माइनस कर देता, बट एनीवेज इट इज ओके, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हमने फोर्स की नहीं निकालनी। ऐसे ही बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है 14th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्शन एंड रिएक्शन का है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, नो। ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यस। है ना, इट हैज सेम मैग्नीट्यूड, यस, पर सेम डायरेक्शन, नो। एक्ट्स ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल, नो बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो नॉर्मल या परपेंडिकुलर हो। तो आप ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा 15th क्वेश्चन से। कहते हैं 15th क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रेफर्ड टू इन द थर्ड लॉ मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। मस्ट एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नीचे ये तो सही लग रहा है। मे एक्ट ऑन डिफरेंट, मे भी नहीं होना चाहिए। नीड नॉट बी इक्वल, नहीं बेटा, दे आर सपोज टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बिहाफ पे वो जो है वो काम करता है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो बेटा मास कितना हो गया 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 1/50 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg। तो बेटा दूसरा मास हमारे पास कितना हो गया 8 kg, और पहला मास कितना हो गया 1/50 kg। कहता है a bullet of mass 20 gram is fired from a gun of mass 8 kg with the velocity 400 meters per second। तो बेटा इसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी दे रखी है बुलेट की 400 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा कहता है कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी गन। अब अगर रिकॉइल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी फाइनल बात कर रहे हैं गन की। अगर वो गन की फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अगर इनिशियली गन की वेलोसिटी 0 है तो बेटा ये हमारी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अगर गन मूव नहीं कर रही तो बुलेट भी मूव नहीं करेगी। तो बेटा हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब दोनों की इनिशियल वैल्यू 0 है तो बेटा ये तो दोनों 0 आ जाएंगे, और m1 कितना हो जाएगा 1/50, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 400 फाइनल सॉरी, और 8 kg और गन की फाइनल वेलोसिटी निकालनी, ये 1 सा आ गया 5 1 सा 8 सा, तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इंटू v2। तो 8v2 कितना आ जाएगा -8, और v2 की वैल्यू कितना आ जाएगा -8, ये कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 17th का आंसर, आप बाद में कॉपी कर सकते हैं। कहते हैं a passenger is in a moving train tosses a coin which falls कहां पर, in front of him, falls outside the train, behind him, will not move। In front of him? In front of him, सब वेरी गुड, behind him वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा पीछे चला जाएगा, क्योंकि बेटा एक्चुअली इसके दो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, ठीक है। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स, हाँ तो बेटा ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा बिहाइंड हिम रहेगा। वैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन फ्रंट ऑफ हिम तो नहीं होना चाहिए, ऑन हैंड, एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए बेटा इन दी हैंड आना चाहिए, क्योंकि कॉइन की भी स्पीड जो है वो पैसेंजर के साथ ही कॉइन होगी, एयर फ्रिक्शन। ठीक है, आप इसको बिहाइंड हिम जो है आंसर कर दीजिएगा। कहता है अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। वो अपने हैंड्स वापस क्यों पीछे की तरफ खींचता है, ये है to reduce force exerted by the ball on the hands। वेरी गुड, टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द हैंड्स। अगर आप टाइम इंक्रीज कर देते हैं फोर्स के एक्ट करने का तो बेटा इंपैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ट्वेंटियथ क्वेश्चन। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास
2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. What force is required? तो बेटा ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट हो गया, आंसर कितना हो गया 0 न्यूटन। कहता है 21st क्वेश्चन, फोर्थ force required in accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second and a 4 kg mass at 2 meter per second। ठीक है, तो बेटा 5 मीटर पर सेकंड के लिए 2 kg, बेटा फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, और 4 kg मास को बेटा 2 मीटर पर सेकंड के लिए फोर्स कितना चाहिए होगा 8 न्यूटन। तो कहते हैं सेम इन बोथ द केसेस, नो, जीरो इन बोथ द केसेस, नो, दिस वन मास इज लेस, नहीं बेटा, कहते हैं 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड का फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका, हमने देख लिया। देन कहते हैं बेटा इफ 2 balls of same masses are dropped on a sand, the depth of the penetration are same if heavier ball is dropped faster than the lighter ball is dropped faster than the heavier ball, the both product mv is same। बेटा mv तो सेम ही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के मासेस गलत हैं, ठीक है, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। आंसर इज लाइटर बॉल को अगर आप ज्यादा फास्ट गिराएंगे तो वो उतना ही पेनिट्रेशन करेगी जितना हैवियर बॉल। अगर आप हैवियर बॉल को ज्यादा फास्ट गिराएंगे तो बेटा वो ज्यादा अंदर तक डेप्थ तक जाएगी एज कंपेयर टू लाइटर बॉल। देन हम बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। A coin placed on a card rested at the edge of the glass remains at rest because inertia of rest, yes। Two forces act on the coin which balances, ये भी सही है। All of these, अच्छा तीसरा पढ़ लेते हैं, no unbalanced force, ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा all of these। देन बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A force of 50 Newton moves a body. A part, frictional force exerted on the body is less than 50 Newton. A force of 50 Newton moves a body, बिल्कुल सही। Friction force exerted on the body is less than 50 Newton, ये सही लग रहा है। कहते हैं frictional force exerted on the body is more than 50 Newton, नहीं। सर इसका नन ऑफ दीज होगा क्या? नहीं बेटा, ए एंड बी तो बोथ हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस बेटा। अगर 50 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी को बेटा मूव कर रहा है, इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 50 न्यूटन से बेटा क्या है, कम है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर, ए आ जाएगा। ठीक है, एंड 25th क्वेश्चन बेटा हमारा फिर दोबारा रिपीटेड है ना। कहता है अ गोल कीपर इन अ गेम, ठीक है ना, ऑफ फुटबॉल pulls his hand backwards after holding the ball at the goal, किस वजह से, to reduce the force exerted by the ball। समझ में आ गया बेटा, आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं। तो let us move आगे and discuss assertion and reasoning questions। तो पहला हम अपना assertion and reasoning देखते हैं, वो क्या कहता है। कहता है a ball on ground when given a small hit does not move forever। बिल्कुल ये ट्रू है ना, थोड़ी देर मूव करेगी उसके बाद रुक सकती है। रीजन क्या है, रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली हर चीज जो है बेटा वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है।
और बेटा ये क्या हो गया उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये हमारी ऑप्शन क्या आ जाएगी ए, असर्शन एंड रीजनिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। बिल्कुल ट्रू है। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। बिल्कुल ट्रू है, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सेकंड का भी ऑप्शन क्या आ गया हमारा ए। कहता है अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट इवन व्हेन इट इज अंडर द एक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ट्रू है ये, है ना, क्योंकि वो फोर्स इतना हाई है ही नहीं कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। कहता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, तभी तो वो रेस्ट पे है। तो बेटा ये ट्रू है, और ये उसी का क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फोर्थ कहता है टू कीप अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो हमको किसी बॉडी को मूव करना हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो बेटा नो, ये गलत है, ये फॉल्स है। कहता है अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन ये ट्रू है। ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी डी। फिफ्थ कहता है अ क्लॉथ कवर्स अ टेबल, some dishes were kept on it, the cloth can be pulled out without dislodging the dishes from the table। बिल्कुल सही है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रह जाएंगी सारी डिशेस, और क्लॉथ जो है वो हमारा मूव आउट हो जाएगा। ऐसे हम गेम्स भी खेलते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं। कहते फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहते हैं देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बिल्कुल सही है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया हमेशा रेजिस्ट करता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ये भी ट्रू है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी बी। कहते हैं इंपल्सिव फोर्स इज स्मॉल एंड एक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉल्स बेटा, इंपल्सिव फोर्स का मतलब होता है एकदम से एक्ट करके खत्म हो जाना। जैसे आप किसी ने भगवान ना करे आपको हिट किया, तो बेटा जब आपको हिट किया तो वो इंपैक्ट ऑफ फोर्स बहुत छोटा होता है, वो कहते हैं कि लॉन्ग टाइम नहीं चलता। कहता है इनफाइनाइट चेंज इन मोमेंटम शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो बेटा ये भी गलत है, फॉल्स है, वो तो एकदम से एक मोमेंट के लिए ही एक्ट करता है। तो बेटा ये ऑप्शन क्या हो जाएगी ई। जब दोनों ऑप्शन गलत हो तो वो ऑप्शन क्या हो जाती है ई। एथ क्वेश्चन कहता है the application of an unbalanced force cannot bring a change in the velocity of the object। application of unbalanced force cannot नहीं बेटा, it can bring। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही वर्ड सिर्फ गलत है इसके अंदर, ये it can bring होना चाहिए। कहता है a force also produces a change in momentum। बिल्कुल सही है, मोमेंटम में चेंज आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी डी। नाइन्थ देखते हैं अ रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बाय पुशिंग द सराउंडिंग एयर बैकवर्ड्स। बिल्कुल सही, न्यूटन का थर्ड लॉ। इट डिराइव्स द नेसेसरी फोर्स टू मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड। बेटा ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये क्या आ गया ए। टेंथ कहता है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on the another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। बिल्कुल सही है ये। These forces act on the no, they act on different objects। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी सी। 11th कहता है a quick collision between two bodies is more violent than a slow collision। बिल्कुल सही, एकदम से बेटा जोर से अगर दो बॉडीज कोलाइड करेंगी तो बेटा वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। द मोमेंटम इज ग्रेटर इन द फर्स्ट केस, यस, क्योंकि बेटा टाइम कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये ट्रू हो गया, और ये ऑप्शन हमारी क्या हो गई बी।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा एमसीक्यूज। ट्वेल्थ क्वेश्चन कहते हैं अ रॉकेट इन फ्लाइट इज एन इलस्ट्रेशन, इन फ्लाइट मतलब जब वो उड़ रहा होता है, इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ वेरिंग मासेस। बेटा ये सही है, हमने पढ़ा था ये एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस बिकम्स इररेलेवेंट एज दीज गैसेस नो लॉन्गर रिमेन अ पार्ट ऑफ द रॉकेट। नहीं बेटा ये फॉल्स है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी सी। कहते हैं इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड on an object there will be no change either in its speed or in the direction of the motion। बेटा ये false है, there will be change on the speed या in the direction of its motion। to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो गई, डी। So let's start with practice questions। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, कैपिटल एन। व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फोर्सेस whose net results in change in speed, motion, direction, shape are called beta unbalanced forces। When we talk of force acting on a body, do we mean unbalanced force or balanced forces? So when we talk of force acting on a body, अगर बेटा किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करना चाहिए तो बेटा वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होना चाहिए, तभी तो वो मूव कर पाएगा। What are balanced forces? Forces जिनका नेट रिजल्ट जो होता है बेटा क्या आता है, जीरो, उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन आप बेटा नोट्स में भी देख सकते हैं। कैन बैलेंस फोर्सेस मूव अ बॉडी एट रेस्ट? तो बिल्कुल नहीं बेटा, रेस्ट से वो उसको मोशन में तो नहीं ला सकता। कैन बैलेंस फोर्सेस स्टॉप अ मूविंग बॉडी? नो बेटा, वो चलती हुई बॉडी को भी नहीं रोक सकता। कैन बैलेंस फोर्सेस चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी? नो, ये भी नहीं वो कर सकता। Name the unbalanced force that stops a ball rolling on the ground। उस unbalanced force का नाम होता है friction। Very good। A rubber ball is pressed, which force, balanced or unbalanced, is applied? Unbalanced force is applied। Name the property of the bodies due to which they resist the change in the state of rest। उस property का नाम क्या होता है बच्चों, inertia। On what factors does inertia of the body depend? Inertia depends on the mass of the body। Two masses of objects 2 kg 20 kg, which has a greater inertia? 20 kg। अगर mass ज्यादा है तो inertia ज्यादा है। What is the other name of Newton's first law of motion? Law of inertia। When a branch of tree is shaken, some of the fruits may fall down। Why? तो बेटा इसका आंसर हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, बाकी सब तो रेड कलर हो गया। 11 on shaking a branch, comma, branches move and
fruits fall down इसकी वजह से ड्यू टू लॉ ऑफ inertia of rest. The branches come in motion, but fruit still remains at rest. तो बेटा ये कौन सा लॉ हो गया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाता है. देन बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ब्राउन कलर में. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? बेटा केजी मीटर पर सेकंड. एंड इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर, क्योंकि बेटा डायरेक्शन भी जरूरी है इसके अंदर. कहता है 13 व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग? बेटा इट रिमेन्स सेम due to law of conservation of momentum. जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था दोनों का, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बेटा क्या हो जाएगा? बाद ही हो जाएगा. नेम द फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. तो उस क्वांटिटी का नाम है मोमेंटम. Which physical quantity corresponds to rate of change of momentum? तो बेटा rate of change of momentum वो quantity बेटा क्या होती है? Force. Then 16 कहता है mass of the body को हमने डबल कर दिया. What happens to its acceleration under a given force? बेटा अगर mass of the body डबल हो जाती है और acceleration क्या होगा? अगर force सेम रहेगा तो acceleration will reduce to half. acceleration आधी हो जाएगी क्योंकि force जो है बेटा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. कहते हैं are action and reaction forces simultaneously? yes, but on different bodies. नेक्स्ट बेटा आंसर्स देखते हैं. एटीन्थ क्वेश्चन से कहता है हाउ आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? इन मैग्नीट्यूड में बेटा वो क्या होते हैं? सेम. एंड डायरेक्शन में ये क्या होते हैं बेटा? ऑपोजिट. डू एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी? नो, they act on different bodies. कहते हैं do action reaction forces produce same magnitude of acceleration? no, they produce same magnitude of force but not acceleration. सर क्यों बेटा? क्योंकि ऑब्जेक्ट के मासेस अलग अलग है. because masses of two objects would be different. अगर मासेस डिफरेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. 21st क्वेश्चन कहता है विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ अ जेट प्लेन? तो बेटा 21st का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बेटा क्या कहता है? To every action there is an equal
and opposite reaction, and both action and reaction acts on different bodies. ये हो गया 21st का आंसर. 22nd कहता है in collision between a heavier body and a lighter body, which body experiences greater force, which body undergoes greater change in momentum, and which body is damaged more. अगर collision होता है between heavier body and lighter body, question number 22, it says which body experience greater force. तो पहले पार्ट का आंसर है both bodies will experience same force. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका मास कम है किसका मास ज्यादा है. दूसरे पार्ट का आंसर कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है, which body undergoes a greater change in momentum. Both bodies will have same change in momentum according to law of conservation of momentum. तो दोनों का मोमेंटम चेंज जो है वो भी बेटा क्या होगा, सेम होगा. एंड कहता है विच बॉडी इज डैमेज्ड मोर. तो बेटा इस केस के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, लाइटर बॉडी will be damaged more as its mass is less. तो बेटा मास लेस होने की वजह से हल्की बॉडी में डैमेज जो है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा. ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 22nd. 23rd कहता है डिफाइन फोर्स एंड नेम द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल है ना, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. अब उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि बेटा नेम द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस. अब बेटा उसमें इफेक्ट में क्या आ जाएगा, फोर्स कैन चेंज मोशन ऑफ बॉडी, can change direction of body, can change shape of body. Fourth, bring body at rest from motion, मतलब मोशन से वो रेस्ट में भी ला सकती है. और फिफ्थ, ब्रिंग मोशन इन बॉडी फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में शेप चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है ना, और मोशन को भी बेटा चेंज कर सकती है. तो बेटा आज हम इस असाइनमेंट के इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे.